आपने राज्य व्यवस्था का सिलेबस पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि राज्य व्यवस्था को यानी पॉलिटी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 आपका विधायिका है, फिर कार्यपालिका है और फिर न्यायपालिका है। आपने ये देखा था कि राज्य व्यवस्था के अंदर हमें विधि बनाने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है और न्याय करने वाला कौन है, हमें केवल यही 3 चीजें पढ़नी थी। क्लियर? इन तीनों के अलावा विधि बनाने वाले, काम करने वाले और न्याय करने वाले के अलावा हमें जो पढ़ना था वो ये कि कहां पर लिखा हुआ है कि विधि कौन बनाएगा, काम कौन करेगा और न्याय कौन करेगा। तो कहां पर लिखा हुआ है? भारत के संविधान में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसलिए हमें संविधान का संक्षिप्त परिचय भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो संविधान का संक्षिप्त परिचय आज का हमारा टॉपिक है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं संविधान का संक्षिप्त परिचय। तो ध्यान देंगे, संविधान का संक्षिप्त परिचय शुरू करते हैं। उससे पहले ध्यान दें कि किसी का भी परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन की जब बात होती है तो उसमें कुछ चीजें जोड़ना आवश्यक होता है, कुछ चीजों को बताना आवश्यक होता है ना? तो क्या चीजें हैं वो ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपसे किसी चीज का इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो सबसे पहले हमें उसका मूल बताना आवश्यक होता है, रूट बताना आवश्यक होता है कि आखिर में ये संविधान अगर बात करें तो संविधान का मूल कहां पर है, संविधान की उत्पत्ति कहां से हुई, यानी कहां से ये पैदा हुआ है। ठीक है? दूसरी चीज, आखिर में इस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरी चीज, यह संविधान हमें कब मिला। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन, अगर इन 3 क्वेश्चंस का जवाब हमें मिल जाए तो संविधान का संक्षिप्त परिचय हो जाएगा। तो संक्षिप्त परिचय हमें संविधान का लेना है, बृहद परिचय नहीं है, संक्षिप्त परिचय है। संक्षिप्त परिचय में हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि संविधान का मूल यानी कहां से उत्पन्न हुआ है, आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कब ये हमें मिला। ये 3 चीजें हम जान लेंगे तो संविधान का ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी कि संक्षिप्त परिचय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे कि संविधान का मूल कहां से है, यानी कहां से ये इसका उत्पत्ति हुआ। तो कहता है कि संविधान की उत्पत्ति, ध्यान देंगे, कॉन्स्टिट्यूरे नामक लैटिन शब्द से हुई है। संविधान की जो उत्पत्ति हुई है वो एक कॉन्स्टिट्यूरे लैटिन शब्द है, उसी से हुआ है। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूरे नामक लैटिन शब्द से हुआ है। तो ध्यान देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूरे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूरे नामक लैटिन शब्द से हुआ और इसी कॉन्स्टिट्यूरे से इंग्लिश शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्लियर है? ध्यान देंगे, मेरी बात समझेंगे। ये रूट है, कॉन्स्टिट्यूरे रूट है संविधान का और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब यहां पर आप ये बात समझिए कि कॉन्स्टिट्यूरे का जो अर्थ होगा, जो मतलब होगा, वही मतलब संविधान का भी होगा और वही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का भी होगा। क्लियर है?
नहीं समझ आई बात? ध्यान देंगे, फिर से समझिए। इसी कॉन्स्टिट्यूरे से कॉन्स्टिट्यूशन बना है और इसी कॉन्स्टिट्यूरे से संविधान बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मीनिंग होगा वही मीनिंग इसका होगा और वही मीनिंग इसका भी होगा। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूरे लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है प्रबंध करने का नियम। क्लियर है? सेट ऑफ रूल टू मैनेज। क्लियर? कोई भी चीज मैनेज करने के लिए कौन से रूल बनाए गए हैं, कौन से नियम बनाए गए हैं, वही क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूरे कहलाता है। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूरे से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी अर्थ क्या होगा? प्रबंध करने का नियम। और संविधान का भी अर्थ क्या होगा? प्रबंध करने का नियम। अर्थात ध्यान देंगे, संविधान हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ है प्रबंध करने का नियम। अब सवाल उठता है यहां पर कि किसको प्रबंध करने का नियम? किसको? इस आईडी के कोचिंग कैंपस को प्रबंध करने का नियम, या ये जो YouTube चैनल जिस पे आप देख रहे हो इसको प्रबंध करने का नियम, या किसको प्रबंध करने का नियम? नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, किसको प्रबंध करने का नियम? तो यहां पर ध्यान दें, जब बात करेंगे प्रबंध करने का नियम तो बोलता है कि भारत को प्रबंध करने का नियम। अर्थात कौन सा संविधान? भारतीय संविधान की बात होगी अब। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, भारतीय संविधान अर्थात भारत को प्रबंध करने के नियम जो बने उसी को भारतीय संविधान कहा जाता है। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन उठता है कि आखिर में इस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उसके पहले भी देश चल रहा था और अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था, उससे पहले भी शासन था। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था लेकिन फिर भी देश चल रहा था। अब सवाल उठता है कि अब फिर कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्लियर है? ये क्वेश्चन जब आप समझेंगे तभी आप पूरा लॉजिक समझ पाएंगे। ध्यान रहे मेरी बात कि पढ़ना ऐसा है कि बिना देखा सुना सवाल अगर आए तो भी उसे हम हल कर सकें। अगर ये क्षमता आप विकसित नहीं कर पाए अपने अंदर तो पढ़ाई का कोई मकसद नहीं है। आप इम्तिहान में जाके बार बार फेल हो गए। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा लॉजिक लगा करके हमें पढ़ना है। आज तक, अभी तक आपने जहां कहीं भी जब जीएस पढ़ा होगा वहां पर आपको जीएस रटाया जाता है, बताया जाता है डेट वाइज सब कुछ ऐसे वैसे ही। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं और लॉजिक के साथ साथ मैं आपके अंदर वो चीजें विकसित करने का प्रयास करूंगा कि बिना देखा सुना सवाल आए तो आप उसको हल कर सके। क्लियर है? तो आइए समझते हैं कि आखिर में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्लियर है? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, छोटा सा, बेहद छोटा सा एग्जांपल। एग्जांपल में यह है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके शहर में, मान लीजिए ये अयोध्या शहर है, मैं यहां पर वर्तमान में अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, आपके शहर में अयोध्या में हूं। मान लीजिए कि अयोध्या शहर में मैं आता हूं, है ना, और मैं यहां देखता हूं कि अयोध्या में गन्ने की खेती खूब होती है। क्लियर? गन्ने की खेती खूब होती है। मैं आया, मान लीजिए बाहर से कहीं से आया
और मैंने देखा कि यहां पर गेहूं का गन्ने का जो कीमत है वो 400 रुपए क्विंटल है। सपोज दैट, मान लेते हैं मैं आता हूं बाहर से और मैं ये बोलता हूं कि मैं गन्ने के 1 कुंटल के बदले 500 रुपए दूंगा। क्लियर? तो हमें बताइए, अयोध्या का या अयोध्या वासियों का नुकसान होगा या फायदा होगा, लाभ होगा या हानि होगी? जाहिर सी बात है लाभ होगा, क्योंकि उनको जो 400 में बेच रहे थे वो अब वो 500 में बेच रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो कि मैं 2 किसानों को आपस में लड़ा दूं, 2 किसानों को आपस में लड़ा दूं और एक किसान का साथ दे दूं, क्लियर है? जिसका साथ दूंगा वो मजबूत हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला किसान है ये अपना खेत छोड़ के भाग जाता है, इसके खेत पर कब्जा हो जाता है जिसका मैंने साथ दिया था। क्लियर? अब जिसका मैंने साथ दिया था वो मेरे साथ के कारण ही दूसरी जमीन पर कब्जा कर पाया। अब बताइए, क्या वो मुझे, अगर मैं उससे 1 कुंटल 2 कुंटल फ्री में गन्ना मांगू तो देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरे एहसानों के तले दबा हुआ है वो देगा मुझे। ये जो दूसरी कंडीशन है ना, इस दूसरी कंडीशन में अयोध्या वालों का लाभ होगा या हानि होगी? ऑब्वियस सी बात है कि 1 कुंटल या 2 कुंटल जो भी गन्ना था वो यहां से बिना किसी दाम चुकाए हुए निकल के चला जाता है, यानी अयोध्या का नुकसान शुरू हो जाता है। अब देखिए, ये प्रक्रिया रोज चलेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मजबूत बन जाऊंगा, सामने वाला एकदम कमजोर हो जाएगा और वो जब देने में असमर्थ होगा गन्ना तो उसको भी हटा करके मैं खुद कब्जा कर लूंगा। अगर ऐसा कर लूं मैं, और या कब्जा कर लूं या उसको बोलूं कि तुम अब इसको भी हटा करके किसी और आदमी को ला करके रख दूं और जितना चाहूं उतना मनमानी गन्ना उठा करके यहां से बिना किसी दाम के या बहुत कम दाम के उठा करके लेके जाऊं, तो ये जो तीसरी सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये जो तीसरी सिचुएशन है, इस तीसरी सिचुएशन में शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है। सामान्य तौर पर व्यापार में 2 चीजें होती हैं, या तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, या हानि होती है, लॉस होता है। लेकिन भारत की स्थिति में यह था कि भारत का शोषण हो रहा था। ध्यान दीजिए, बात समझिए हमारी यहां पर, कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये आपका भारत देश है, मान लेते हैं, तो ये जो भारत देश आप देख रहे हैं, इस भारत देश में यूरोपीय जब आए तो सोने की ईंट लेकर के आए, सोने के मोटे मोटे बड़े बड़े ईंट लेकर के आए। जब ये ईंट लेकर के सोने की आए तो यहां से सामान खरीद के ले गए और महंगे दामों में खरीद के ले गए, यानी कि जो 100 रुपए का सामान था उसको 200 रुपया दे के खरीद के ले गए। तो भारत वालों का पहले क्या हुआ? लाभ हुआ। फिर क्या होता है, यहां के 2 राजाओं को आपस में लड़ा दिया जाता है। 2 राजाओं को आपस में लड़ा देने के बाद एक राजा का ये साथ देता है, दूसरा राजा अपना राज्य छोड़ करके भाग जाता है, इसके राज्य पर इसका कब्जा होता है, और जब इसके राज्य पर ये वाला राजा कब्जा करता है, अंग्रेजों के सहयोग से, ब्रिटिशर्स के सहयोग से, तो ये उनके सामने नतमस्तक हो जाता है या खुश होकर के फ्री में चीजें ले जाने की इजाजत देता है। और जब एक बार फ्री में चीजें यहां से जाने लगती हैं तो भारत देश का हानि होने लगता है। ध्यान देंगे बात मेरी, जब ये राजा भी कमजोर हो गया, इसको हटा करके या तो खुद कब्जा कर लिया या अपना आदमी रख दिया और मनमानी ढंग से यहां से सारी चीजें ले जाने लगे। अब जब मनमानी ढंग से सारी चीजें यहां से उठा करके ले जाने लगे तो भारत का शोषण
होने लगा। अब ये शोषण जो हो रहा है, ये शोषण कैसे रुकेगा? तभी रुकेगा जब इस देश को प्रबंध करने का, चलाने का कोई नियम हो, तभी शोषण रुकेगा, नहीं तो शोषण नहीं रुकेगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्लियर हुआ। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शोषण हो रहा था। इसी शोषण को रोकने के लिए, फुल स्टॉप करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। चलें आगे। अब आगे देखिए, अब सवाल उठता है कि सबसे पहले आवाज किसने उठाई कि हमें कानून चाहिए? ये आपके एग्जाम में सवाल पूछता है। देखिए, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं, है ना। ध्यान दें, सबसे पहले किसने आवाज उठाई? तो बोलता है कि 1895 ईस्वी में, 1895 में, ईयर 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित करने की मांग की। ध्यान देंगे, स्वराज का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज मतलब अपना राज हो, अपने देश के अंदर बनाया हुआ कानून हो जिसके आधार पर देश चले। स्वराज विधेयक को पारित करने की मांग की। विधेयक क्या होता है? स्वराज तो समझ में आ गया, विधेयक क्या होता है? ध्यान देंगे, विधेयक को इंग्लिश में बिल कहते हैं, BILL, बिल कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमारे देश में वर्तमान की मैं आपको बताऊं बात, तो अगर कोई कानून बनना है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर के कानून बनाते हैं। कानून बनाने की शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से होगी, एक जगह से शुरू होगी तो पारित होकर के, पास होकर के दूसरी जगह जाएगी। अगर यहां से शुरू हुआ तो यहां आएगा, अगर यहां से शुरू हुआ तो यहां से पारित होकर के लोकसभा में आएगा। दोनों जगहों से जब पास हो जाएगा तो मामला राष्ट्रपति के पास आएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देगा तब उसे एक्ट कहते हैं या अधिनियम कहते हैं। क्लियर है? या नियम कहते हैं। लेकिन जब तक, ध्यान दीजिए मेरी बात, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं किया हुआ है तब तक उसे बिल कहा जाता है या विधेयक कहा जाता है। बात हमारी समझ में आ रही है? क्लियर है? ध्यान दें, विधेयक पर जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है, यानी आधिकारिक नियम बन जाता है जो देश में पूरे लागू होता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तब तक वह अधिनियम नहीं होता है, तब तक वह लागू नहीं होता है, तब तक वह क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। यानी कि विधेयक राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद अधिनियम बन जाता है। इंग्लिश में इसे कहें, बिल बिकम्स एक्ट आफ्टर द एक्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जब राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की मांग की थी कि स्वराज विधेयक को पारित करो। जब स्वराज विधेयक पारित हो जाता तो स्वराज कानून हो जाता। क्लियर है? चले आगे। फिर 1921-22 में महात्मा गांधी, 1921-22 में महात्मा गांधी और 1934-35 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और MN रॉय, इन लोगों ने जो है संविधान सभा की मांग की।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है इसे। संविधान सभा की मांग की किसने? गांधी जी ने और नेहरू जी ने। गांधी, नेहरू, एम.एन. रॉय, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी, सभी लोगों ने मांग की किस चीज की? संविधान सभा की मांग की। अब सवाल उठता है कि ये जो मांग कर रहे हैं, ये मांग किससे कर रहे हैं? ये मांग किससे कर रहे हैं? तो जवाब इसका है कि ये मांग अंग्रेजों से करेंगे ना। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों का शासन है तो मांग अंग्रेजों से ही करेंगे। आज के डेट में अगर आप कोई डिमांड करो तो गवर्नमेंट से डिमांड करोगे। तो वैसे उस समय सरकार या देश चलाने का जिम्मा जो था अंग्रेजों के पास था, तो डिमांड उन्हीं से किया जाएगा। तो ध्यान दिया जाए कि गांधी जी, नेहरू जी, ये लोग संविधान सभा की मांग कर रहे थे अंग्रेजों से। अब सवाल उठता है कि ये संविधान सभा क्या चीज है? आखिर में ये चीज है क्या जिसकी मांग कर रहे हैं अंग्रेज, भारतीय मांग कर रहे हैं अंग्रेजों से? क्लियर है? तो आइए समझते हैं। ध्यान दें, अगर आपके घर का नियम बनाना हो, आपके घर का नियम बनाना हो, तो हो सकता है कि आपके पिताजी अकेले आपके घर का नियम बना सकते हैं। Am I right? लेकिन अगर पूरे गांव का या पूरे मोहल्ले का या पूरी सोसाइटी का अगर आपको जो है कानून बनाना है, तो क्या आप अकेले या आपके पिताजी अकेले या कोई एक अकेला इंसान कानून बना सकता है? तो ध्यान दें, अगर गांव के लिए कानून बनाना है तो हर घर से एक एक आदमी आना आवश्यक है। जब हर घर से आदमी आएगा तो उसे हम सभा कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, अगर भारत देश के लिए कानून बनाना है तो क्या अकेले नेहरू या गांधी कोई अकेले कानून बना सकता है? नहीं। कानून बनाने के लिए हर जगह से, हर तरफ से लोगों को आने की आवश्यकता पड़ेगी। जब हर तरफ से लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, कुछ लोग मिलकर के कानून बनाएंगे, तो उसे सभा कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिए, यहां पर सभा, ये सभा की आवश्यकता हुई जिसमें ढेर सारे लोग होंगे। ये ढेर सारे लोग मिलकर के भारत को प्रबंध करने का नियम बनाएंगे। भारत को प्रबंध करने का नियम ये सारे लोग मिलकर के बनाएंगे। क्लियर है? चले आगे, ध्यान दीजिए। इसे ही हम संविधान सभा कहेंगे। क्लियर है? अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम शुरू होता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सारी चीजें अभी शुरुआत हुई थी। अब लॉजिक लगाने का टाइम आ गया है। क्लियर है? अब एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। अभी तक मैं केवल बेस बता रहा था आपको, अब शुरुआत हो रहा है आज के क्लास का लॉजिकल सेक्शन, जो आपको लेकर जाएगा वहां तक कि आपके सामने बिना देखा सुना सवाल आएगा तो आप हल कर पाओगे। क्लियर है? आइए ध्यान दीजिए, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने डालता हूं कि अगर कोई इंसान आपसे 10-5 रुपए मांगे, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ही अगर आपसे मांगू 10-5 रुपए, 10-20 रुपए आपसे मांगू, तो आपको लगेगा कि चलो ठीक ठाक पढ़ा रहा है, टोपी ओपी लगा के है पढ़ा रहा है ना, तो चलो दे देते हैं, 10-20 रुपए तो मांग रहा है, कौन सी ज्यादा पैसा मांग रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपना सब कुछ हमें दे दो, आप अपना सब कुछ हमें दे दो, आपके माता पिता ने जो कमाया है, आपके दादा दादी ने जो कमाया है, सब कुछ हमें दे दो, तो क्या आप दोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं दे सकता कोई।
अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये कहूं कि आप अगर नहीं दोगे तो मैं धरना दूंगा, आपके घर के सामने बैठ जाऊंगा, धरना दूंगा, तो क्या आप दे दोगे? बोलिए। अच्छा फिर भी ना माने अगर आप, तो मैं ये बोलूं कि अब अगर पैसा नहीं दिए हमें, अपना सब कुछ हमें नहीं दिए, तो मैं अनशन करूंगा, खाना पीना छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, तो क्या आप दे दोगे अपना सब कुछ हमें? बोलिए। इस सवाल के जवाब में बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है, आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये अंग्रेज अगर हमें संविधान सभा दे दें, ध्यान समझिए, अगर हमें अंग्रेज ये सभा दे दें तो हम लोग कानून बना देंगे, क्योंकि इसका काम ही है कानून बनाने का, तो हम लोग क्या करेंगे? कानून बना देंगे। और जब कानून बना देंगे तो हमारा शोषण रुक जाएगा, और जब शोषण रुक जाएगा तो मजबूत कौन होगा? हम भारतीय मजबूत हो जाएंगे, और हम भारतीय जब मजबूत हो जाएंगे तो अंग्रेजों को छोड़ करके, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। यानी कि ध्यान दीजिए, हमसे संविधान सभा के माध्यम से, भाई उनके दादा परदादा 300 सालों में मेहनत करके भारत पर उन्होंने कब्जा किया था। अब गांधी जी, नेहरू जी सब बोल रहे हैं हमें दे दो, तो आपको क्या लगता है? मांगने पर भीख मिलता है, मांगने पे कोई अपना सब कुछ नहीं दे सकता। तो अब यहां पर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि अंग्रेज ये संविधान सभा हमें तभी देंगे जब उनके सामने कोई हेल्पलेसनेस हो, कोई मजबूरी हो, कोई कंप्लायंस हो, कोई प्रतिबद्धता हो, कोई मजबूरी हो, तभी वो हमें ये सभा देंगे। नहीं तो ये सभा वो गांधी जी, नेहरू जी के मांगने से नहीं देंगे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि अंग्रेजों ने किस मजबूरी के कारण हमें ये सभा देने का निर्णय लिया? पहला सवाल। और दूसरा सवाल खड़ा होता है कि ये मजबूरी किसने पैदा की? नेहरू जी ने पैदा की, गांधी जी ने पैदा की, या सबने मिलकर पैदा की, या सुभाष चंद्र बोस ने? किसने पैदा की मजबूरी कि अंग्रेजों को हमें संविधान सभा देना पड़ा? सवाल समझ में आ रहा है? तो अब हमारा अगला टारगेट ये है, ये जानना कि आखिर में अंग्रेजों के सामने मजबूरी क्या थी। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। ध्यान देंगे, अगर आपने पोलैंड का नाम सुना है, पोलैंड, आगे देखिए, जर्मनी का नाम भी सुना होगा आपने। अगर जर्मनी का नाम सुना है तो शायद हिटलर का नाम जरूर जानते होंगे। इतिहास का पार्ट है ये सब, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, आगे क्लासों में आएगा, बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। ध्यान देंगे, हिटलर ने, या यूं कहे जर्मनी ने, पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्लियर? यानी हिटलर ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर, और इसको
ये लोग, ये देखिए जो हमारे यहां राज कर रहे थे अंग्रेज, अब उन्हीं की कंट्री पर अगर ये आक्रमण कर दे रहा है तो इसको बचाना इनकी जिम्मेदारी है। यही आक्रमण सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध इसी को कहते हैं, यहीं से शुरुआत हुआ था। ध्यान देंगे मेरी बात, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, अब इसको बचाने के लिए इन लोगों को यहां पर लड़ने के लिए आना पड़ा। जब ये ब्रिटिशर्स यहां लड़ने आ रहे हैं तो ये अपने आप को जर्मनी के सामने और मजबूत बनाने के लिए उन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए था। उन्हें यह लगता है कि अगर भारत के लोग, ये लोग जो भारत के नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, अगर वो अंग्रेजों के साथ हो जाए तो जर्मनी को हराना आसान होगा। क्लियर है? तो उस समय अंग्रेजों को लगा कि भारत के लोग तो केवल अपना देश मांग रहे हैं, लेकिन अगर ये जीत गया तो सब कुछ खत्म कर देगा। तो इन लोगों को वो ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा कि चलो भारत जो मांग रहा है उसे हम दे देते हैं, बदले में भारत का सहयोग मिल जाएगा। तो अंग्रेजों ने, ध्यान दीजिएगा, कहा कि जो चीज आप चाहते हो, संविधान सभा जो आप चाह रहे हो, हम उसे आपको देंगे, लेकिन बदले में आपको हमारे साथ चल करके जर्मनी के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा 7 समंदर पार। क्लियर है? गांधी जी ने कहा पिछली बार भी आप ऐसे ही लॉलीपॉप दिए थे, इस बार आप लिख के दो। जब लिख के देते हैं इस बार तो ही मान्य होगा, नहीं तो मानेंगे नहीं हम लोग, नहीं तो सहयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 1940 ईस्वी में, 1940 में अगस्त ऑफर, हिंदी में अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है और जिसमें यह स्वीकार किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें अंग्रेज ये स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हम आपको वो चीज देंगे जिस चीज की आप मांग कर रहे हो, जो चीज आप मांग रहे हो वो चीज हम आपको देंगे, बशर्ते आप हमारे साथ चल करके युद्ध करो। क्लियर है? तो अगस्त ऑफर में मिल नहीं गया हमें, सिद्धांतों में इन प्रिंसिपल मान लिया गया है कि ठीक है, हम आपको संविधान सभा देंगे और आप हमारे साथ चल करके हमारे विरोधियों के खिलाफ लड़ेंगे। तो मजबूरी किसने पैदा की? हिटलर ने। क्लियर है? तो देश आजाद किसने कराया? हिटलर का नाम लेना भी नहीं है ना, नहीं तो लोग पीट देंगे। ध्यान दो इधर, अभी हिटलर का रोल बस इतना ही था, उसके बाद आगे देखिए। ध्यान दीजिए, अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपको संविधान सभा देंगे। अब देखिए क्या होता है कि 1942 में, ईयर 1942 में यह सभा देने के लिए क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। क्लियर है? क्रिप्स मिशन का मतलब आदमी का नाम है क्रिप्स। क्रिप्स मिशन का आगमन होता है और क्रिप्स मिशन के तहत यह निर्णय लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि ये लोग आएंगे भारत में और भारत के लिए ये चीज बना करके देंगे। यानी कि भारत में भारतीयों को बताया जाएगा कि कौन कौन लोग मिलकर के भारत के लिए कानून बनाएंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, संविधान सभा
के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में होता है, 1942 में होता है। अब समस्या क्या खड़ी होती है, देखिए। क्या आप ये इधर देखिए, ध्यान दीजिए, उस समय दो बड़ी पार्टियां भारत में थीं, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दो बड़ी पार्टियां हमारे देश में उस समय में थीं। ध्यान दीजिए मेरी बात। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं कि इस सभा में अगर कांग्रेस के आदमी ज्यादा होंगे तो देश का जो कानून बनेगा वो कांग्रेस के हिसाब से हो जाएगा, और अगर इस सभा में मुस्लिम लीग के आदमी ज्यादा होंगे तो जो कानून बनेगा वो कानून इस देश का मुस्लिम लीग के हिसाब से हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही आपस में लड़ जाते हैं। कांग्रेस को लगता है कि हमारे आदमी ज्यादा होने चाहिए इस सभा में, और मुस्लिम लीग को लगता है कि हमारे आदमी ज्यादा होने चाहिए इस सभा में। इस बात को लेकर के लड़ाई इतनी अधिक हो जाती है कि ये दोनों ही इस बात पर सहमत होते हैं कि अगर चाहिए तो हमें अपने शर्त पे चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। इस प्रकार देखिए, तब के नेता और अब के नेता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर केवल इतना है कि इस समय के नेता उस समय नहीं थे। क्लियर है? हाँ, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार जब ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं तो ये क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। मांग रहे थे, इधर देखो, मेरी बात समझो आप। कोई चीज अगर आप सामने वाले से मांगो और जब सामने वाला देने आए आप खुद आपस में झगड़ा कर लो, बोलो नहीं चाहिए हमें, तो क्या सामने वाला देने के लिए मजबूर है? उसने तो अपना वादा निभाया, उसने जो कहा था वो पूरा करने के लिए वो क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, लेकिन हमने खुद नहीं लिया। इस प्रकार ये जो क्रिप्स मिशन था वो असफल हो गया। जो मजबूरी हिटलर के द्वारा पैदा की गई थी, उस मजबूरी का फायदा हम लोग नहीं उठा पाए। क्लियर है? हम लोग उस मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाए, पहली चीज। और दूसरी समस्या क्या हुई पता है? कि अब हम मांग भी नहीं कर सकते। किस मुंह से मांगेंगे भाई? जो चीज आप पिछले 5 साल से मांग रहे थे वो जब मिलना हुआ तो आप बोल रहे हो हम नहीं लेंगे, तो क्या दोबारा आप मांग सकते हो? ऑब्वियस सी बात है कि अब आप मांगने के लायक भी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर भारत में संविधान बना है तो सभा तो बनी होगी कभी न कभी। तो फिर सवाल उठता है कि सभा जब भी बनी होगी तो अंग्रेज वो सभा बनाने के लिए आसानी से अनुमति नहीं देंगे। अनुमति तभी देंगे जब उनके सामने कोई मजबूरी होगी, अन्यथा वो अनुमति नहीं देंगे। तो यहां पर जो मजबूरी पैदा हुई थी, इन लोगों ने आपस में ही लड़ करके वो मजबूरी खत्म कर दी। अब सवाल फिर खड़ा होता है कि फिर कौन सी ऐसी मजबूरी आई कि अंग्रेजों को भारत को संविधान सभा देना पड़ा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्लियर है? आइए फिर से समझते हैं। फिर से समझते हैं एक बात। यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पर ये देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं।
ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि फिर से कोई मजबूरी होगी तभी संविधान सभा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी क्वेश्चन का जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि मजबूरी कौन सी आई, फिर किसने पैदा की। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए देखिए। ये एक आदमी है मान लीजिए, है ना, ये एक इंसान है और ये भी दो अलग अलग इंसान है। अगर ये जो इंसान आप देख रहे हैं, ये वाला आदमी इसका शोषण करे, इसका शोषण करे और इसका भी शोषण करे, दोनों का शोषण करे, बस हमें यह बताइए कि ये दोनों दुश्मन होंगे या दोस्त बन जाएंगे। नहीं समझ पाए बात, फिर से समझिए। ये एक इंसान है, दोनों का शोषण करता है, तो क्या आप ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि ये दोनों ही आपस में दोस्त बन जाएंगे? क्लियर? चले आगे। अब देखिए, अगर किसी कारणवश या किसी स्थिति में ये ऊपर आगे बढ़ जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो इसका भी मदद शायद करेगा ये, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। क्लियर है? आइए समझते हैं इसी बात को समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियंस हैं, ब्लैक इंडियंस हैं, और ये जो आप देख रहे हो इसे मान लेते हैं ये अंग्रेज हैं, लेकिन अंग्रेज में लेबर अंग्रेज है। ये अंग्रेजों में जो लेबर वर्ग है वो लोग हैं, और ये लोग अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों में राजा वर्ग के, व्यापारी वर्ग के लोग हैं। क्लियर है? तानाशाह जो राज चला रहे हैं वो लोग हैं, ये रानी राजा है। ध्यान दीजिए मेरी बात। 1945 में क्या होता है कि ये जो अंग्रेजों का लेबर वर्ग होता है ना, ये इन लोगों को सत्ता से बेदखल करके खुद राज पे आ जाता है। तख्ता पलट होता है, लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती है। जब लेबर पार्टी सत्ता में आती है ब्रिटेन में, तो इसका कहना होता है कि हम लोगों ने गुलामी झेली है। गुलाम रहना मानवता का सबसे खराब चीज है, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन गुलामी, इनका यह कहना है। इनका यह कहना है कि दुनिया में जो कोई भी गुलाम हो, सबको गुलामी से मुक्त किया जाए। उसमें ये भी लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। बात समझ में आ गया? बोलिए। तो ध्यान दीजिए, 1945 में, 1945 में तख्ता पलट होता है ब्रिटेन में, लेबर पार्टी सत्ता में आती है, और लेबर पार्टी कहती है कि दुनिया में कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार 1946 ईस्वी में पुनः भारत को जो अगस्त ऑफर में प्रस्ताव किया गया था कि हम आपको संविधान सभा देंगे, उस सभा को देने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है और उस कैबिनेट मिशन के तहत ये निर्णय लिया जाता है कि जो मेंबर्स होंगे संविधान सभा में वो 389 होंगे। इस बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में समझौता करके ले लेते हैं। क्लियर है? चलें आगे। ध्यान दीजिए मेरी बात कि ये 389 सदस्य जो हैं, अब सवाल उठता है कि ये 389 सदस्य जो लोग प्रबंध करने का नियम, भारत को प्रबंध करने का नियम अर्थात संविधान बनाएंगे, वो कौन से 389 लोग होंगे? कहां से आएंगे वो लोग? क्या कोई भी 389 होगा या कुछ नियम कानून तरीका होगा? कौन से लोग आएंगे? तो ध्यान दीजिए, बोलता है आउट ऑफ 389, 296 member will be from British India and they will be elected. सॉरी, ध्यान दीजिए, हिंदी में समझिए। बोलता है कि 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। 389 सदस्यों में से
296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे और 93 सदस्य 93 सदस्य देसी रियासत से होंगे। और ध्यान दीजिए, बोलता है ये जो देसी जो ब्रिटिश भारत से होंगे ये लोग निर्वाचित होंगे और जो देसी रियासत से होंगे वो लोग मनोनीत होंगे। अब सवाल उठता है कि ये क्या चीज है? ब्रिटिश भारत क्या है, देसी रियासत क्या है, निर्वाचित क्या है, मनोनीत क्या है ना? बात समझिए हमारी यहां पर। अगर मान लेते हैं ये भारत देश है, तो बोलता है कि इस भारत देश में जहां जहां पर अंग्रेज खुद शासन करते थे, डायरेक्ट खुद रूल करते थे, उसे ब्रिटिश भारत कहा जाएगा। और जहां जहां पर अंग्रेजों के नाम पर छोटे छोटे राजा राज करते थे, उसे देसी रियासत कहा जाएगा। क्लियर है? अंग्रेज जहां खुद राज करते थे डायरेक्ट, उसे ब्रिटिश भारत, और जहां पर अंग्रेजों के नाम पर छोटे राजा राज करते थे, बदले में अंग्रेजों को टैक्स देते थे, कर देते थे, उसे कहा जाएगा देसी रियासत। चले आगे, ध्यान दीजिए, ये जो ब्रिटिश भारत के लोग हैं, बोलता है ये लोग निर्वाचित होंगे, यानी यहां से जो सदस्य होंगे वो चुने हुए सदस्य होंगे। देखिए, निर्वाचित और मनोनीत में अंतर क्या होता है? जैसे देखिए, अगर एक क्लास हो, उस क्लास का मॉनिटर बनाना हो, है ना? उस क्लास का मॉनिटर बनाना दो तरीके से हो सकता है कि क्लास में 4 लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएं, एक आदमी जीत जाए, तो जो जीतेगा वो मॉनिटर बनेगा, तो ये निर्वाचित हुआ। लेकिन मैं आऊं और क्लास में बोलूं कि कल से फला आदमी आपका मॉनिटर होगा, तो वो जो मॉनिटर होगा वो मनोनीत कहलाएगा। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, मेरी बात समझेंगे कि 296 सदस्यों में से आउट ऑफ 389 मेंबर्स, 296 ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे, और 93 सदस्य देसी रियासत से नॉमिनेटेड होंगे, यानी मनोनीत होंगे। तो यहां ये जो आप देख रहे हैं देसी रियासत, वहां चुनाव नहीं होगा, वहां राजा खुद नियुक्त करके भेजेगा कि जाओ आप हमारी तरफ से कानून बनाने के लिए। क्लियर है? बाकी जगहों पर चुनाव होगा। ठीक है? तो चुनाव 296 सीटों के लिए होगा, 296 सीट्स के लिए चुनाव होता है। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि 296 सीट के लिए जब चुनाव होता है, तो इस चुनाव में 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी होती है, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी होती है, और 15 सीटें अन्य दल, छोटे मोटे दल पाते हैं। 208 सीटों पर कांग्रेस विजेता होती है। अब पूरा सब कुछ तैयार है मामला। 389 सदस्य, 389 मेंबर्स, सब एक तरफ से सब कुछ मामला सब ओके हो चुका है, और अब सभा का निर्माण हो चुका है, सभा बन चुकी है। तो कानून अब बनाया जाएगा, क्योंकि इसका काम ही कानून बनाने का है ना। देश को चलाने का कानून बनाना है, संविधान बनाना है, यानी अब संविधान बनना शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है, संविधान बनाने के लिए लोग अपने घर से तो बैठ के बनाएंगे नहीं, कहीं पर इकट्ठा होंगे। तो कहां इकट्ठा होते हैं? तो संसद में इकट्ठा होंगे, संसद के केंद्रीय गृह में इकट्ठा होते हैं। और कब पहली बार इकट्ठा होते हैं? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग होती है, पहली बैठक होती है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए मेरी बात। जब पहली बैठक होती है तो केवल और केवल 208 सदस्य
पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, बाकी सब नहीं आते हैं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि 389 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? 208। तो अब सवाल उठता है कि बाकी के सदस्य कहां गए? क्यों नहीं आए बाकी लोग? क्या हो गया था? आजकल कोरोना फैला हुआ है, कहीं कोरोना का तो उस समय कोई महामारी ऐसी तो नहीं फैल गई थी कि लोग अपने अपने घरों में छुप गए, या क्या समस्या हुई थी? समझते हैं उसको। क्लियर है? आइए ध्यान दीजिए। मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप जिस एरिया में रहते हैं, कोई इंसान जिसका उस एरिया में बहुत रसूख हो, रसूख समझते हैं? रसूख, रसूख का मतलब होता है बोलबाला, या यूं कहें कि ऐसे बोले, मान लो आम का पेड़ है, उसको बोले नहीं ये कटहल का पेड़ है, तो लोग बोले हाँ माई बाप, अभी तो इससे जो है हमने इस पेड़ से हमने कटहल तोड़वा करके अभी सब्जी खा के हम आ ही रहे हैं इससे। मेरे कहने का मतलब है जो सही गलत जो कुछ बोले, हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है कि ये इंसान रसूखदार है। उर्दू शब्द है ना? अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या कोई भी रसूख वाला इंसान जो है, जिसका खूब बोलबाला है, क्या वो चाहेगा कि पुलिस मजबूत हो जाए? अगर पुलिस मजबूत हो गई तो जैसे ही वो आम के पेड़ को कटहल का पेड़ बोलेगा, तैसे ही 2 डंडा पड़ेगा पीछे से, है ना? मेरे कहने का मतलब है कि जो रसूखदार लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी बात समझिए कि अनफॉर्चुनेटली ये जो रसूखदार लोग थे, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो, क्योंकि अगर देश आजाद होता, ये कानून बन जाता, देश आजाद होता, तो इनकी कमाई, इनका रसूख, इनकी जमींदारी खत्म हो जाती। तो ये 93 बस जनता के डर में थे कि जनता कहीं मार न डाले, इसलिए साथ में थे। बाकी अंदर से ये बिल्कुल चाहते थे कि ऐसा कोई नियम कानून न बने। क्लियर? ये 93 पहले से ही भरे पड़े हुए हैं। तब तक ये जो 73 है मुस्लिम लीग, ये बोलते हैं बीच में ही, इनका नया राग है कि जब तक हमें हमारा अलग देश नहीं दे दिया जाएगा तब तक हम खाना पीना छोड़ देंगे। आपने देखा होगा गाँवों में कि कोई एक घर में, एक परिवार में एक ऐसा लड़का निकलता है, बोलता है कि हमको अलग कर दो, जब तक अलग नहीं करोगे तब तक खाएंगे पिएंगे नहीं। वही हाल था। उत्पात मचाना शुरू किया तमाम तरीके से कि हम लोगों को भारत में रहना ही नहीं है, तो हम भारत के लिए संविधान बनाने में क्यों भाग लें। जैसे इन लोगों ने नाम लिया, तैसे ये 93 में तैयार बैठे थे, ये बोल रहे थे कि हम तो पहले से ही बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये 93, ये 73 और इस 15 में से 12 भाग जाते हैं 208 में, और ये 3 211 सदस्य 211 211 सदस्य मिलकर के पहला बैठक पूरा करते हैं। जब पहला बैठक होता है तो उसमें कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा कि बैठक बिना निष्कर्ष के समाप्त हो जाएगी। निष्कर्ष निकलेगा, कुछ न कुछ वाक्य इम्तिहान में पूछा जाता है। तो बोलता है कि पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और BN राव को संविधान सभा का, यानी ये जो सभा है, इस सभा का सलाहकार नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर सिन्हा, सिन्हा मतलब सच्चिदानंद सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा मत समझना, हाँ ध्यान दीजिए। डॉक्टर सिन्हा को
इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और BN राव को सलाहकार बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और उस दूसरी बैठक में सिन्हा जी के स्थान पर, चूंकि ये अस्थायी थे, इनकी जगह पर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद जी को बना दिया जाता है। फिर 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, फिर 2 दिन बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक में 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, इस बात को ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को लाया जाता है और यही प्रस्ताव ला करके संविधान निर्माण की नींव रखी जाती है। 13 दिसंबर सन 1946 को नींव रखी जाती है। यहीं से फिर काम आगे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन बैठक शुरुआत कहां से हो चुकी थी? 9 दिसंबर से। आपने घर बनते हुए देखा होगा, तो घर जिस दिन नींव पड़ता है उसके 1-2 दिन पहले से ही साफ सफाई होना शुरू हो जाता है जहां घर बनना होता है। तो देखिए, काम पहले से ही शुरू हो चुका होता है। तो 9 दिसंबर 1946 से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार होता है, लेकिन लागू नहीं किया जाता है। मात्र 15 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं, बाकी लागू नहीं किया जाता है। तो यहां सवाल उठता है कि जिस चीज की मांग हम इतने पहले से कर रहे हैं, 1895 ईस्वी से कर रहे हैं, और जब वो हमें मिला तो उसे लागू नहीं किया जा रहा है, बस बना करके छोड़ दिया गया, लागू नहीं किया गया। क्यों लागू नहीं किया गया, सवाल उठता है ना। तो ध्यान दीजिए, 1929 1930 1929-30 से ही हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। तो वो 26 जनवरी 1929-30 से ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। हमने उसी समय जो है आजादी का स्वाधीनता दिवस मना लिया था। क्लियर है, 26 जनवरी को मान लिया था। तो अब 26 जनवरी नजदीक था, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी आने वाला था, 2 महीने का समय था। तो ये हुआ कि उस दिन को महत्व देने के लिए, एक तरह से समझिए शुभ मुहूर्त आप कह सकते हो, महत्व देने के लिए हम लोग रुक गए और ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया जाएगा। इसके 2 दिन पहले, इधर देखिए, यहां से 2 दिन आगे चल रहा था, यहां बोलता है 2 दिन पहले, बिफोर 2 डेज। पहली बैठक यहां हुई और ये आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है और इसी में डॉक्टर प्रसाद को देश का राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रधानमंत्री इस प्रकार यहां पर बनते हैं, पहले राष्ट्रपति बनते हैं, सॉरी। क्लियर है? इस प्रकार पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बन करके तैयार हुआ और लागू भी कर दिया गया। क्लियर है? ये देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी, है ना, कितने भाग होते हैं, कितना रुपया खर्च हुआ था, कौन कौन सी समितियां बनी थी। आप सवाल उठाओगे कि सर आपने संविधान का संक्षिप्त परिचय पढ़ा दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं आया, वगैरह वगैरह। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, टीचर और स्टूडेंट का काम बटा हुआ है। टीचर का काम क्या है? वो आपको रास्ता दिखाएगा, आपको एक स्ट्रक्चर बनाएगा और आपको बताए। आज फिर से समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं।
अगली क्लास में डेफिनेटली ध्यान दें, अगली क्लास में डेफिनेटली मैं चर्चा करूंगा कि आगे से पढ़ाई हम लोगों की किस तरीके से, किस रास्ते से होकर के चलेगी, आपका क्या रोल होगा और इस चैनल पर हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू क्लास।